सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का राज इंटर कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक होता है, आखिर में ये क्या होता है। तो वे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या यानी कि हम बात कर रहे हैं परमाणु क्रमांक की समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो, तो वही क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। हाइड्रोजन के पास आप लोग पहले से जानते हैं कि तीन आइसोटोप्स होते हैं, तीन समस्थानिक होते हैं। अगर हम बात करें पहले समस्थानिक की, तो पहला आप लोग भली भांति परिचित हैं किससे, 1H1 से। इसका नाम क्या होता है, प्रोटियम। क्या होता है, प्रोटियम, या हम लोग दूसरी भाषा में इसको एक नाम से और जानते हैं, लाइट हाइड्रोजन। हल्का हाइड्रोजन होता है ये, लाइट हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में इसका एविडेंस ऑलमोस्ट 99.985% होता है। ओके, और अगर हम बात करें अगले आइसोटोप्स की, तो वो होता है 1H2, या आप इसको 1D2 भी लिख सकते हैं। और ये होता है आपका ड्यूटीरियम। क्या होता है, ड्यूटीरियम। और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, हैवी हाइड्रोजन के नाम से। भारी हाइड्रोजन होता है हैवी हाइड्रोजन के नाम से। और हाइड्रोजन में इसका एविडेंस ऑलमोस्ट 0.0156% होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक हाइड्रोजन का आइसोटोप जैसे 1H3, या इसको आप ये भी कर सकते हो कि 1T3, और इसका नाम आप लोग भली बात परिचित हैं, ट्राइटियम कहते हैं इसको, है ना। और इसका एक नाम, और इसको एक नाम से और जानते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, नाम नहीं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। और इसका एविडेंस होता है ऑलमोस्ट 10⁻⁻15% होता है। ओके, तो अगर हम बात करें, एक बात थोड़ा सा जानते रहिए, इन डाया एटॉमिक फॉर्म जैसे जैसे आप H2 से D2 से T2 की ओर प्रोसीड करते हैं इसकी तरफ, तो इसमें कुछ इंक्रीजिंग होती है। H2 से D2 की ओर जाएंगे, D2 से T2 की ओर जाएंगे, तो जो आपका मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास वो इंक्रीज करता है। और बात करें हम डेंसिटी, घनत्व की, तो वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, किसकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, तो वो भी इंक्रीज करता है। और हीट ऑफ फ्यूजन वो भी इंक्रीज करता है। ओके, और क्या क्या चीजें इंक्रीज करती हैं, हीट ऑफ इवेपोराइजेशन भी इंक्रीज करता है, हीट ऑफ इवेपोराइजेशन भी इंक्रीज करता है। और अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो ये भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको भली भांति समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आइए हम लोग बात करते हैं आइसोटॉपिक इफेक्ट की। तो आइसोटोपिक यानी कि हम बात कर रहे हैं समस्थानिक प्रभाव की, तो वह प्रभाव जो समस्थानिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण को परिवर्तित कर सकता है, समस्थानिक प्रभाव कहलाता है। अच्छा, यहाँ एक बात बहुत जरूरी जानने वाली है कि आइसोटोपिक लिख दे रहे हैं हम, आइसोटोपिक इफेक्ट इज फाउंड ओनली इन हाइड्रोजन आइसोटोप्स, हाइड्रोजन आइसोटोप्स, है ना, बिकॉज देर इज लार्ज डिफरेंस इन मास। दिखा रहे हैं अभी कैसे, बिकॉज देर इज लार्ज डिफरेंस इन मास। ओके, तो जैसे ये हाइड्रोजन है आपका, तो इसके तीन समस्थानिक हम बता के आ रहे हैं, कौन कौन से, आपका पहला 1H1, और दूसरा आपको क्या, हम बात कर रहे हैं 1D2, और तीसरा हम क्या बता के आ रहे हैं, आपका 1T3 यानी ट्राइटियम की बात करके। यानी इसका नाम क्या हमने बताया था, प्रोटियम नाम बताया था, इसका ड्यूटीरियम नाम बताया था,
और इसका ट्राइटियम नाम बताया था, है ना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ प्रोटियम से ड्यूटेरियम जाते समय जो मास है वो कितने टाइम्स हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है ना। और प्रोटियम से जैसे ही आप ट्राइटियम की ओर जाते हैं, यहाँ पे जो मास है वो 3 टाइम्स हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मास का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने कहा कि आइसोटोपिक इफेक्ट केवल और केवल किसमें, हाइड्रोजन आइसोटोप में पाया जाता है। अगर हम बात करें, रुकिए, अच्छा बात कर ले रहे हैं कार्बन की, कार्बन के आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं। तो कार्बन की 3 आइसोटोप्स आप जानते हैं क्या, C12 और C13, और कौन से जानते हैं, C14 जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे दुगना और तिगुना हो रहा है। यहाँ ऐसी कोई बात, दुगना मतलब 12 दूनी 24 होना चाहिए था, तो ऐसी कोई संभावना यहाँ दिख भी नहीं रही है। तो यहाँ पे नो लार्ज डिफरेंस इन मास है, नो लार्ज डिफरेंस इन मास, द्रव्यमान में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी नो आइसोटोपिक इफेक्ट, नो आइसोटोपिक इफेक्ट होंगे। ओके, ऐसे आप जान सकते हैं, नाइट्रोजन में भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन 14 होता है और नाइट्रोजन 15। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ भी क्या होगा, नो आइसोटोपिक इफेक्ट। ओके, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और हम लोग समझ लेते हैं कि क्या हमें कुछ समझ में आया भी कि बस ऐसे ही पढ़ ही रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पहला हमारा है वो है कि निम्न में से किसमें समस्थानिक प्रभाव पाया जाता है। तो बच्चों वाला खेल है ये, तो जान गए हो सब लोग कि किसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया तेज होगी तथा क्यों होगी, है ना। आपको ये देखना है कि जो पहला रिएक्शन है वो तेज होगा कि जो दूसरा रिएक्शन है वो तेज होगा। तो देखिए एक बात जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपकी जो बॉन्ड होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और किसके कंपेरिजन में, कार्बन और ड्यूटेरियम के कंपेरिजन में ये वाला बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ये वाला लेस स्ट्रांग होता है। तो ये बात जानते रहिए। आइए हम लोग रिएक्शन, पहले वाली रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या बताया, यहाँ पे क्या है कि CH4 जो है वो Cl2 से रिएक्शन कर रहा है। तो भाई देखिए CH4 कुछ इस तरीके से होता है ना, CH4 कुछ इस तरीके से होता है, और ये किससे रिएक्शन कर रहा है, Cl2 से, और ये किसके प्रेजेंस में कर रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, HNu। सनलाइट के प्रेजेंस में करने पे क्या होता है कि होमोलिटिक फिजन हो जाता है, और ये यहाँ से होमोलिटिक फिजन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये फिर इसके साथ हो जाएगा और आपका बन क्या जाएगा, CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। और ये रिएक्शन आप हो न हो क्लास 10th में जरूर पढ़े हैं सब लोग। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज, अनुभेदन होगा, है ना। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का क्या हो जा रहा है, क्लीवेज हो जा रहा है। यहाँ से देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना भाई, इनका क्या हो जा रहा है, क्लीवेज हो जा रहा है। इसको ध्यान देखिए, यहाँ पे क्लीवेज हो जा रहा है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होता है, वीकर होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अभी हमने क्या बताया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्गर हमने बताया था, जो कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो CH कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है ये आपका लेस होता है, ओके। और जो कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गई थी। तो हमने क्या बात कर रहे हैं, रिएक्शन पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की क्लीवेज, अनुभेदन हो जा रही है ना। ये कार्बन या हाइड्रोजन इनके बीच में क्लीवेज हो जा रही है, और ये Cl जो है इनका स्थान ले रहा है। तो ये क्या बना ले रहा है, CH3Cl और HCl बना ले रहा है। अच्छा, रिएक्शन 2 की बात अगर करें, रिएक्शन 2 की बात करते हैं, अगर रिएक्शन 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वही प्रोसेस होगा, CD4 इस तरीके से बनेगा, हाँ, और यहाँ पे फिर वही बात होगी, क्या, Cl, और फिर से यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ से ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा,
और यहाँ से कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर से यहाँ से क्या बन जाएगा, CD3Cl प्लस DCl। मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन और ड्यूटेरियम बॉन्ड की क्लीवेज होगी, है ना। अब जो कि आप जानते हैं कि कार्बन और ड्यूटेरियम बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है ना। तो ये कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो अब हम जान चुके हैं कि वीकर बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है। हम लोग जानते हैं क्या, वीकर बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है ना। ब्रेक करना आसान होता है। तो अगर हम बात करें पहले इक्वेशन की, इन फर्स्ट इक्वेशन या इन फर्स्ट रिएक्शन, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज लेस। यानी कि इसकी रिएक्टिविटी अगर ये लेस है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। और जो सेकेंड रिएक्शन है हमारा, इन सेकेंड रिएक्शन अगर हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की या हम बात कर लें बॉन्ड एनर्जी की, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे अब की बार सी कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। और जिसकी वजह से रिएक्टिविटी जो हो जाएगी, रिएक्टिविटी वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो रेट है पहले रिएक्शन के होने की वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। तो हम पहले ही बता दिए कि हम जान चुके हैं कि वीकर बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है। और वीकर बॉन्ड कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है। तो इसकी रिएक्टिविटी इनको ब्रेक करना आसान होगा, तो ये जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए हमने क्या कहा कि रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन वो ज़्यादा होगी रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन के होने से। ठीक है, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, इतनी बात उम्मीद है कि सब लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन की। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ये डिफरेंट बेस पे होती है। हम लोग एक एक करके सारे बेस को समझते चलेंगे। तो जो पहला है वो हमारा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। इस आधार पर हाइड्रोजन के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। तो जो पहला है अगर उसकी बात करें तो आप लोग भली भांति परिचित हैं H पॉजिटिव से, जिसको आप लोग प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। तो जब हाइड्रोजन से, एकदम ध्यान से देखिएगा, हम कब इसका फॉर्मेशन कब होता है, तो जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है ना। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझ गए हैं कि प्रोटॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है। और जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है आपका H निगेटिव, या इसको आप लोग हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हाइड्रोजन, यानी कि हम बात करें हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली जो थर्ड हमारा है वो कौन सा है, थर्ड हमारा है हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन। ओके, तो जब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड H2, हाइड्रोजन H2 को जानते ही हैं आप। ये जो हाइड्रोजन इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। कैसे, ये हाइड्रोजन यहाँ से जब ये ब्रेक होगा तो एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है, एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +1 था। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -1 था। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे भी आपने जाना कि हाइड्रोजन 3 टाइप के होते हैं। चलिए तो अगले बेस की बात कर लेते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। तो इनके रिएक्टिविटी के आधार पर भी हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 3 टाइप लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हाइड्रोजन इस बेस पर भी कितने टाइप के होते होंगे, 3 टाइप के होते होंगे। पहला हमारा बेस है वो क्या है, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन।
दूसरा है हमारा नवजात हाइड्रोजन यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन, और तीसरा है हमारा ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन की। तो इट इज फॉर्म बाय डिसोसिएशन ऑफ सिंपल डिसोसिएशन ऑफ H2। तो लिख लेते हैं हम लोग, इट इज फॉर्म बाय सिंपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि H2। और इसमें रिक्वायर्ड होता है क्या, इसको ये तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए। क्या? हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और साथ में ही लो प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर होना चाहिए। तो सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन की हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए ये कैसे होता है, जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा तो जो H2 है आपका, ये 2H, अभी इसको देख के भी आ रहे हैं, तो अपने एटॉमिक हाइड्रोजन के फॉर्म में आ जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन के फॉर्म में आ जाता है। H2 किस में डिसोसिएट हो गया, सिंपल डिसोसिएशन है, एटॉमिक हाइड्रोजन के फॉर्म में डिसोसिएट हो गया। तो यही क्या होगा, आपका सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन की। तो इसकी बात कर लें तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ its birth is called nascent hydrogen, है ना। मीन्स दैट विच फॉर्म्स एट द इंस्टेंट इज नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन। मतलब हम बात करें कि ऐसा हाइड्रोजन जो रिएक्शन के दौरान मिलता है ना। किसके दौरान मिलता है, ध्यान समझिएगा, रिएक्शन के दौरान मिलता है। एग्जाम्पल देंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। और ये इमीडिएटली दूसरे नेसेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और H2 फॉर्म कर लेगा, है ना। सबसे पहले क्या, रिएक्शन के दौरान कोई एक नवजात ऑक्सीजन मिलेगा, और जैसे ही मिलेगा ना, वो इमीडिएटली दूसरे नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, ऐसे दो नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देंगे। अर्थात अब यहीं से समझिए, मीन्स H2 गैस की इवोल्यूशन से पहले जो हाइड्रोजन बना रहा होगा ना, वही कहलाता है आपका नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, अगर समझना है तो आइए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास Zn है प्लस H2SO4 है। तो ये कैसे, आप तो डायरेक्ट लिख देते हो ZnSO4 प्लस H2, बट हुआ कैसे रहा होगा आप जानते हैं। Zn पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और H हाइड्रोजन कितना होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, है ना। तो डेल्टा पॉजिटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो ये क्या, ZnSO4 हो जाएगा। प्लस अब जो आप डायरेक्ट H2 लिखते थे, डायरेक्ट H2 नहीं बनता है। जहां जहां गैस का इवोल्यूशन H2 गैस का होता है, वहां सबसे पहले क्या, 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं। अब जाके नेसेंट हाइड्रोजन एक H दूसरे H के साथ कंबाइन होगा, तब जाके यहां से H2 गैस निकलती है। मतलब समझ गए होगे कि हाइड्रोजन के फॉर्मेशन से पहले भी क्या पहले बनता है, नेसेंट हाइड्रोजन बनता है। आइए अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, या नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, जो कि हमारा, आप इसको एक नाम से और जानते होंगे, एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन के नाम से। किस नाम से, एडजॉर्ब हाइड्रोजन। तो ऐसा हाइड्रोजन जो मेटल के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है, वही क्या कहलाता है, एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन कहलाता है। इस प्रकार से अब आप निकिल कैटलिस्ट के बारे में सुने होंगे, जो कि कई रिएक्शंस में यूज होता है। तो देखिए, निकिल कैटलिस्ट का जो लेयर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। निकिल कैटलिस्ट का Ni और Ni, ठीक है, ध्यान से देखिए, एकदम समझा दिया जाएगा आपको अच्छे तरीके से। निकिल तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि ये निकिल कैटलिस्ट है और उसकी लेयर है ये, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये लेयर, ये वाली लेयर है ना, ये लेयर, इन लेयर को ध्यान से देखिए, इन लेयर को ध्यान से देखिए। तो ये लेयर जो है वो नीचे वाली लेयर के साथ क्या, नीचे वाली लेयर Ni के निकिल एटम के साथ ये क्या, इंटरेक्शन में है और बैलेंस्ड है।
लेकिन अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, अनऑक्यूपाइड वैलेंसीज हैं, मतलब कि यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड होगा, है ना। तो अब ये बैलेंस कैसे होगा, तो यही हमको यहाँ पे समझना है ना। तो हमने क्या कहा, मेटल के आउटर सरफेस पर ये प्रेजेंट होता है। तो अब कैसे होगा ये भाई, तो ऐसे केस में हाइड्रोजन गैस का जब इस सरफेस हाइड्रोजन गैस जब इस सरफेस से क्लोज होगी, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन गैस जब इस सरफेस के क्लोज आती है, तो ये क्या होता है कि अनऑक्यूपाइड वैलेंसीज, ये जो अनऑक्यूपाइड वैलेंसीज आपको दिख रही हैं, ये H2 के साथ इंटरेक्शन में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं, इंटरेक्शन फॉर्म करती हैं, और इसी वजह से H2 क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, तथा जो भी रहे होंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी रहते हैं उनके साथ रिएक्शन हो जाता है। तो निकल कैटलिस्ट का ऐसे यूज होता है। तो फिलहाल अब आप लोग समझ गए कहानी, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे। तो तब एक बात यही पूरी तरीके से समझ जाइए कि जैसे ये देखिए आपका ये मेटल होता है, ये आपका क्या है, मान लीजिए कि मेटल है, तो एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन क्या होता है, ऑन दी मेटल सरफेस होता है। तो ये और ये क्या है आपका, मान लीजिए कि ये मेटल सरफेस है, क्या है, मेटल सरफेस है। तो इसी पे आपको एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से मिलता है। ये क्या है, एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन क्या होता है। तो आइए हम लोग इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इसके बाद नेसेंट हाइड्रोजन होता है, और इसके बाद एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन की बारी आती है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं आगे की ओर कि कैसे इसको समझेंगे। तो जो आप ये समझिए कि जो सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन जो है ये H2 के डिसोसिएशन के बाद मिलता है ना। ध्यान से एकदम देखिएगा कैसे हम समझेंगे इसको, H2 के डिसोसिएशन के बाद मिलता है, के बाद मिलता है। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे H2 है ये, इसका डिसोसिएशन जब हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। भाई डिसोसिएशन के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी देनी चाहिए। तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, यानी कि जो ये वाला हाइड्रोजन है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम बात करें नेसेंट हाइड्रोजन की, तो नेसेंट हाइड्रोजन तब मिलता है अगर हम बात कर रहे हैं नेसेंट हाइड्रोजन की, है ना। तो नेसेंट हाइड्रोजन कब मिलता है, तब मिलता है जब पानी में, एल्कोहल में या एसिड में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को ऐड करते हैं। और जहाँ किसको ऐड करते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और किसमें, वाटर में। तो वाटर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये क्या होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है। तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव, वही प्रक्रिया यहाँ होगी, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका सोडियम है, और सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, यानी कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, चूंकि कुछ यहाँ पे इनसे ये हाइड्रोजन ले सकते हैं, ये हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, ये NaOH फॉर्म कर लेगा, Na पॉजिटिव होगा, OH निगेटिव होगा। तो ये जो H हमको मिल रहा है ना, हमें ये नेसेंट H मिलता है, ये जो है हमें नेसेंट H मिलता है। तो इसकी एनर्जी सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन से क्या होती है, कम होती है, बिकॉज वहाँ तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी ना, वहाँ यहाँ देखिए यहाँ पे तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट नेसेंट हाइड्रोजन बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, रिएक्टिविटी ऑफ सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन इज हाईएस्ट, है ना। तो उम्मीद है कि अब आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे, इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में समझ गए होंगे। और भी आप लोग जान लीजिए कि जो एब्जॉर्ब हाइड्रोजन होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए अब अगले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्पिन। तो स्पिन के बारे में तो आप लोग खैर फिलहाल पढ़ चुके होंगे। आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन होती है, जो कि स्पिन क्वांटम नंबर में अंडरस्टैंड हम लोग किए थे।
वैसे ही जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, वैसे ही प्रोटॉन की भी स्पिन होती है, ऐसे जान लीजिए। और इस आधार पर हाइड्रोजन दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्थो, एक पैरा। तो जो आर्थो होता है, आर्थो 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 हाइड्रोजन कौन सा होता है? तो वे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के वे मॉलिक्यूलर फॉर्म जिसमें प्रोटॉनों का चक्रण समान दिशा में होता है। प्रोटॉनों का चक्रण जब समान दिशा में होने लगता है, समान दिशा में होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आर्थो हाइड्रोजन। कुछ इस तरीके से आपका आर्थो हाइड्रोजन होता है ना। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटॉनों का जो चक्रण होता है वो समान दिशा में होता है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, तो कुछ इस तरीके से, जिधर ये इधर ही ये। तो अब भाई इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, वो तो अलग की बात है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चक्रण क्या है, समान दिशा में है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आर्थो हाइड्रोजन, है ना। ऐसे पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, क्या, पैरा हाइड्रोजन। तो पैरा हाइड्रोजन वे बस उसी का उल्टा, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कैसे, जैसे ये है और ये है हमारा। तो यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, है ना। प्रोटॉन, प्रोटॉन अंदर लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन। चलिए, तो अब की बार इसका जो स्पिन होगा कुछ इस तरीके से मान लीजिए, और इसका स्पिन को होगा कुछ इस तरीके से मान लीजिए, और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ होंगे ही, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पैरा हाइड्रोजन। तो उम्मीद है कि आप लोग पैरा हाइड्रोजन भी समझ गए होंगे और आर्थो हाइड्रोजन भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब आइए बात करते हैं स्टेबिलिटी की, इनके स्टेबिलिटी ऑफ आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑफ आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर कंडीशन। टेम्परेचर कंडीशन पर इनकी स्टेबिलिटी बेस्ड होती है। अगर हम लोग लो टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे पैरा हाइड्रोजन आर्थो हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल होता है। और हम लोग हाई टेम्परेचर की बात करें तो आर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल होता है। रिवर्स प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आर्थो फॉर्म की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं पैरा फॉर्म की, है ना, पैरा फॉर्म की। तो अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे बात करें, है ना, कमरे के तापमान पर बात करें, रूम टेम्परेचर पे, तो जो जो हाइड्रोजन होता है उसमें 75% आर्थो फॉर्म होता है और 25% पैरा फॉर्म होता है। अगर यही हम लोग आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप पर बात करें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर बात करें या परम शून्य ताप पर बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आर्थो फॉर्म 0% हो जाता है और पैरा फॉर्म 100% हो जाता है। अर्थात परम शून्य ताप पर हाइड्रोजन गैस में 100% पैरा फॉर्म मिलता है। और हाँ, ये भी जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि निम्न ताप पर, लो टेम्परेचर पर हम 100%, किस पर, लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब बहुत लो कर दिए थे हम लोग ना, तो लो टेम्परेचर पर हम 100% पैरा हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। बट 100% आर्थो, अगर हमको आर्थो हाइड्रोजन चाहिए तो ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका रीजन है कि बहुत अत्यधिक उच्च ताप पर पैरा हाइड्रोजन जो होता है वो एटॉमिक हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। अभी हम पिछले देख क्या रहे हैं ना कि बहुत हाई टेम्परेचर जब था तो ये क्या हो गया था, ये ब्रेक हो गया था, किसमें, अपने एटॉमिक वाले फॉर्म में, एटॉमिक हाइड्रोजन में फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। तो बस इसीलिए हम कह रहे हैं कि 100% पैरा हाइड्रोजन तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 100% आर्थो हाइड्रोजन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और एक बात और जरूरी जानते रहिए कि आर्थो और पैरा हाइड्रोजन की केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, जबकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, वाइल जबकि इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, या हम कह सकते हैं कि सेम होती है ना। अब आइए बात करते हैं इनके मेथड्स की, है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला मेथड हम समझेंगे फ्रॉम एसिड।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या आप कह लो इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन H2 के अबाउट प्लेस्ड मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लिबरेट करते हैं। तो जैसे हमारे पास Fe है, Fe, तो Fe डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या Fe जो है वो H2 को डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या बना लेगा FeSO4, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ऐसे हम बात करेंगे Fe का, तो Fe अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो फिर वही बात होती है, क्या FeCl2 फॉर्म करता है और H2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ऐसे ही सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम भी HCl के साथ रिएक्शन करता है और NaCl फॉर्म करके हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिलीज करता है। अब ये तो हाईली क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के अबाउट वाले प्लेस थे। अगर हम बात करें जो मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में, वो कर पाएंगे कि नहीं। जैसे जो नीचे होते हैं तो Cu प्लस HCl है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूट HCl मान लीजिए, तो यहाँ पे कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन अकर नहीं होगी। तो जानते रहिए कि जो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो रिएक्ट कहाँ कर पाएंगे, वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब आइए, हमने पहला देखा फ्रॉम एसिड। हम लोग सेकंड बात करते हैं बाई एल्कलीज, यानी कि क्षार। एल्कली मतलब क्या होता है, क्षार। बेस मतलब क्या होता है, क्षारक। तो केवल वे मेटल्स जिनकी ऑक्साइड और या हाइड्राइड एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है। एम्फोटेरिक का मतलब 10th में हम आपको बताया था, हमको एकदम याद है, एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर जिसमें होगा वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो केवल वे मेटल्स जिनकी ऑक्साइड या हाइड्राइड्स एम्फोटेरिक होती है, वो जल में घुलनशील प्रबल क्षारक, जिसको हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं, है ना भाई। जल में घुलन सॉल्युबिलिटी के आधार पर क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ना। जो जल में ज्यादा घुल जाते हैं उनको हम क्षार कहते हैं, अत्यधिक घुलनशील जो होते हैं, और जो घुलनशील ज्यादा नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षारक ही कह देते हैं। तो हमने यही कहा कि केवल वे मेटल्स जिनकी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक होती है, वे जल में घुलनशील प्रबल क्षारक यानी कि क्षार के साथ एल्कली के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ऐसे मेटल्स होते कौन कौन से हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आपका Sn, Pb, Cr, बहुत सारे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। और कुछ मेटलॉइड्स भी होती हैं, इसमें कुछ मेटलॉइड्स भी होती हैं। तो मेटलॉइड्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे As, Sb, जर्मेनियम, है ना, ये सब भी होती हैं। तो जानते रहिएगा। आप कैसे इसको समझेंगे, ये देखिए। जैसे हमारे पास बेरिलियम होता है, तो बेरिलियम अब क्या बोला है कि प्रबल क्षारक, प्रबल घुलनशील प्रबल क्षारक यानी क्षार। तो ये क्या होगा, जैसे हम NaOH का एग्जांपल ले रहे हैं, तो बेरिलियम जब NaOH से रिएक्शन करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, Na2BeO2, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या है, ये आपका, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम बेरिलेट, है ना। आगे ये बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं। जिंक NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस फिर से यहाँ पे लिबरेट होगी, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट इसका नाम होता है। तो उम्मीद है कि अब आप लोग धीरे धीरे इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम फिर NaOH से ही रिएक्शन दिखा देते हैं। ये क्या आपकी वह फॉर्म करेगा, NaAlO2, इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना। वैसे ये तो 10th में भी समझाया गया रहा होगा, सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्मेशन वहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए अगले फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो कि क्या है, फ्रॉम वाटर, जल से। तो वे सभी धातुएं जो H2 से ऊपर प्लेस्ड होती हैं, सॉरी हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड होती हैं, वे जल के साथ अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है ना। तो इस आधार पे 3 टाइप्स ऑफ वाटर जो होते हैं वो यूज्ड होते हैं। कौन कौन से? कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, जिसे आप भाप के नाम से जानते हैं। तो एक बात और जानते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं बेस्ट हाइड्रोजन अच्छे से इवॉल्व हो, इसकी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि जो कोल्ड वाटर होता है ना, कोल्ड वाटर, ये केवल और केवल हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है। और जो हॉट वाटर आपका होता है, गर्म जल होता है, ये रिएक्टिव मेटल के साथ, है ना। और जो आपका स्टीम होता है, भाप होता है, स्टीम, ये लेस रिएक्टिव मेटल के साथ। तो आइए टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, जो आपका है कोल्ड वाटर। तो सबसे पहली बात तो इनका टेम्परेचर जान लीजिए कि किसको आप लोग कोल्ड वाटर कहेंगे। तो 7 से 25 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? कोल्ड वाटर के अंतर्गत आएगा। और जो कोल्ड वाटर होते हैं, अब आपके पास तो नोट्स पहुंच गई होगी, जो कोल्ड वाटर होते हैं, कोल्ड वाटर, है ना, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि Li, के, पोटेशियम, BaSr, Ca, Na, यानी हम बात कर रहे हैं क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु, इनके साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? H2 गैस इवॉल्व करता है, यानी कि H2 गैस रिलीज करता है। और हाइड्रोजन, अब इसका रिएक्शन तो बड़ा आसान है, आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, बहुत 9-10 से करते आ रहे हो। तो हॉट वाटर की हम बात करते हैं। तो टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, है ना, बात कर लेगा टेम्परेचर की। तो यहाँ पे होगा 25 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस, है ना। आपके कॉपी में शायद 90 डिग्री सेल्सियस चला गया है, इसको 98 डिग्री सेल्सियस कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे आगे जैसे ही जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टीम में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर हॉट वाटर का कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस टू 98 डिग्री सेल्सियस। तो हॉट वाटर जो होता है वो रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि रिएक्टिव मेटल्स यानी कि मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, मैंगनीज की बात कर लें, जिंक की बात कर लें, क्रोमियम की बात कर लें, तो इनके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। क्या? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, हॉट वाटर। अब आइए बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि आपका है स्टीम। तो स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है? इनके टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये मोर देन 100 होना चाहिए, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस इनका जो टेम्परेचर होता है। और ये क्या होती है? स्टीम जो होती है लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं Fe, Cd, CO, Ni, Sn, Pb, इन सब के साथ रिएक्शन करके क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वाटर से कैसे हम हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आइए चौथा है और यही अंतिम पढ़ के हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, कि जब आयनिक हाइड्राइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। कैसे? ये देखिए, जैसे ये देखिए हमारे पास CaH2 है, यहाँ पे Ca कितना है? 2 पॉजिटिव है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या है? निगेटिव है। देखिए 2 पॉजिटिव है Ca, तो 2 रख दीजिए, प्लस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। तो यहाँ क्या है? H निगेटिव है, तो ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? H2O के साथ। हाइड्रोजन कैसा होगा यहाँ पे? पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो ये क्या फॉर्म करता है भाई? जल कुछ इस तरीके से होता है ना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव हो जाता है। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये वाले मिल जाते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? CaOH ट्वाइस का, और जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है? रिलीज होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हमने पूरी कोशिश किया कि कम समय में आपको ज़्यादा दे सकें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे के लेक्चर के लिए सबसे पहले आपकी नोट जो है, इसके आगे नोट्स आपके ग्रुप में जाएगी। और इस समय जो समय हो रहा है 9:45 बज रहा है। कुछ आधे घंटे में आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए और तैयार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।